नमस्कार, आज के ट्रस्ट टॉक्स कार्यक्रम में हम नीरा मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। वो एक प्रख्यात समाज सेविका हैं और इसके साथ-साथ वो यमुना की सफाई के लिए तन मन धन से लगी हुई हैं। उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में काम किया है, युवाओं को इससे जोड़ा है। इसके अलावा दिल्ली को जो कि इंद्रप्रस्थ है, उसकी गरिमा के पुनर्स्थापन के लिए उन्होंने एड़ी-चोटी का जोर लगाकर सरकार में से, समाज से और सभी लोगों में इसकी जागरूकता पैदा करके लोगों को इसके विषय में अवगत कराया है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके विचार, किस प्रकार से उन्होंने इस लड़ाई को अभी तक बनाए रखा है, कैसे वो लोगों को समझा पाने में सफल रही हैं कि यमुना ही हमारे जीवन का एक आधार है। अगर हम नदियों को निर्मल रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो ही हम आगे इस पृथ्वी पर रह पाएँगे। और उसी प्रकार से वो बताना चाह रही हैं कि यदि हम अपने इतिहास को भूल जाएँगे, तो हमें कोई भी याद नहीं रखेगा। आज जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, दरअसल ये एक इंद्रप्रस्थ है, अति प्राचीन नगर है, कृष्ण के समय से इसकी स्थापना की गई थी। किंतु किन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते इसको एक मुगलकालीन नगर के रूप में ही बस इसकी पहचान सीमित रखी गई है। तो इन सब बातों के विषय में हम नीरा जी से आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं नीरा जी से ये पूछना चाहूँगा, इसी क्रम में आज सबसे पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से यमुना नदी के सफाई अभियान में जुड़ी हुई हैं। तो इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अ, हमारी सनातन संस्कृति से मिली, क्योंकि हमारी जितनी भी संस्कृति की रीति रिवाज हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, वो सब नदियों स्थित जो हमारी सभ्यता विकसित हुई है उसका एक जो प्रभाव हुआ। और क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आई है प्रकृति से, तो अगर हम अपनी प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे तो ना हम अपनी सभ्यता को बचा पाएंगे, और ना हम, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, कोई भी अपने पारंपरिक तीर्थ स्थान को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरे को ये लगा कि अगर हम आगे चल के आने वाली पीढ़ी को सनातन से जोड़े रखना है, तो वो भूभाग जिससे ये हमारे पास आई, उनको भी संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपका संबंध कंपिल से बताया जाता है, जो महारानी द्रौपदी का जन्म स्थान माना जाता है। तो इस सांस्कृतिक विरासत ने आपके जीवन दृष्टिकोण की और कार्य को किस प्रकार से प्रभावित किया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरी पूरी, कहना चाहिए कि मेरी पूरी जीवन का एक मोड़ आया ऐसा कि हाँ, मैं कंपिल से हूँ, मैं मुकुटमणि वंशज हूँ, जिनको कि राजकवि का, संस्कृत का एक कवि के नाम से उनको एक राजकवि का सम्मान मिला था। और बचपन में हमारे यहाँ प्रथा है कि जब बच्चा पैदा होता है या कोई शादी होती है तो अपने पूर्वजों की जगह पे जाते हैं। तो उसका तो मुझे याद नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा एक ऐसी समय आया कि मेरी एक बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई। इट वाज अ फेटल एक्सीडेंट। मतलब आई वाज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, मतलब 40 मिनट तक मैं रोड पे, जयपुर हाईवे पे अनकॉन्शियस थी। फिक्की में थी उस समय, गवर्निंग बॉडी में मेंबर, तो मुझे वहां पे एक रिसर्च करना था। तो वहां से लौटते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी जान बची, और 2 युवाओं ने मेरी जान बचाई। तो जब हम आ गए तो मैं तो 6 महीने तक बिस्तर पे थी। आई हैड लॉस्ट माय वॉइस, माय फेस सब टूट चुका था, हाथ पैर सब टूट चुके थे। तो पिताजी की एक ही कामना थी कि मैं, जब तुम जल्दी से चलने लगो, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों के स्थान पर जाके पूजा करनी है। और वो पूर्वजों का स्थान हमारा कंपिल था। तो मेरा जो संबंध कंपिल से, एक पारिवारिक संबंध तो सदियों से है, लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तिगत एक लगाव जो शुरू हुआ कंपिल से, वो हुआ 2000 में, जब आई थिंक कृष्ण कृपा हुई कि ना मेरा एक्सीडेंट होता और ना मैं वहां पूर्वजों की पूजा करने जाती, और ना मुझे उसकी दुर्दशा देख के दुख होता।
और ना आज मैं आपके सामने बैठ के ये सब वार्तालाप कर रही होती। जी। तीसरा प्रश्न है, आपने द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की स्थापना किस उद्देश्य के साथ की थी और इसका क्या विशेष विचार है इसके पीछे? इस विषय में हम जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने द्रौपदी नाम इसलिए रखा, और इससे पहले भी जो आपका जो पूरा पहला वाला क्वेश्चन था उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। ज्यादातर धारणा ये है कि काम्पिल्ले वो जगह है जहां महारानी द्रौपदी का जन्म हुआ और वहां उनका स्वयंवर हुआ, और उस स्वयंवर का जो पूरी प्रक्रिया थी, जो अर्जुन ने तीर जल में देखकर फिश तीर तीर मारा था, वो हमारा यूपी का चिन्ह बना है, स्टेट सिंबल है, वो दिखाता है डायरेक्शन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। लेकिन काम्पिल्ले उससे भी प्राचीन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो रामायण में मेंशन्ड है, हमारे वेदों में मेंशन्ड है, जिसकी बाउंड्री होती थी अयोध्या या साकेत से लेके रिवर ब्यास पंजाब तक। तो ये पूरा क्षेत्र काम्पिल्ले साम्राज्य में आता था। आगे चल के आपने नाम सुना होगा, कुरु था और पांचाल था, दो में विभाग हुआ। लेकिन काम्पिल्ल का अस्तित्व हमेशा एज अ सेंटर बना रहा, और वो सेंटर ज्ञान का सेंटर था, जहां पे कर्मकांड लिखे गए, जहां वेद कैसे लिखे जाएंगे वो उसके बारे में पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उत्पन्न हुआ। और वहां आयुर्वेदिक चरक संहिता का को एक ग्रंथ के रूप में लेके आना है। तो चरक संहिता, संहिता मीन्स कंपाइलेशन, और चरक इज फील्ड रिसर्च। तो मैं इसको मतलब बताना चाह रही थी कि कंपिल का ये बहुत एक महत्वपूर्ण वो है। अब मैंने इसका नाम द्रौपदी क्यों रखा? क्योंकि जब मैंने देखा कि जब मैं वहां गई तो द्रौपदी कुंड की हालत थी, उसमें कीचड़ भरा हुआ था, जो एक पुरातत्व विभाग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है, उसकी प्रोटेक्टेड जगह है। So nationally protected site of the birthplace of Draupadi was lying in tatters, not on tatters, I will say lying in कीचड़। तो उसको देख के जो मेरे मन में एक ही सबसे पहला विचार आया कि मैं इंद्रप्रस्थ में रहती हूँ, जहां पे करोड़ों करोड़ों जाते हैं कब्रिस्तान को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारी जीवंत संस्कृति है, हमारी जीवंत सभ्यता है, उनके जो भू भाग हैं उनको आपने बिल्कुल भी नकारा। तो मैंने कहा उसका नाम द्रौपदी क्यों होना चाहिए? एक तो वो द्रौपदी कुंड को देख के वो हुआ, लेकिन द्रौपदी हमारे लिए तीन चीज को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले कि द्रौपदी और उसके 5 पति पांडव जो थे वो काफी यंग थे, तो उन युवाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, ये हमारे युवाओं को सीखना है कि हम कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम धर्म संगत तरीके से उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो शी रिप्रेजेंटेड अलोंग विद पांडव युवा शक्ति, और वो युवा शक्ति जो सनातनी धर्म के मापदंड पे चलती है। दूसरी चीज ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि महिला सशक्तिकरण, कि महिलाओं का हमारे प्राचीन समय में एक बराबरी का हिस्सा रहा है, और वो कृष्ण की सखा बनी थी, मतलब तो कृष्ण शोड हर शी वाज हिज इंटेलेक्चुअल पार्टनर। तो हमारे लिए एक महिला सशक्तिकरण का जो एक मापदंड है हमारे संस्कृति में, वो मापदंड के हिसाब से महिला और पुरुष को, जैसे हमारे वेद कहते हैं कि पहले लड़की को पढ़ाओ और उसके बाद उसकी शादी की बात करो, उसको सक्षम बनाओ। तो ये चीज द्रौपदी रिप्रेजेंट करती थी। और जैसे पहले होता था कि उनको न सिर्फ किताबी ज्ञान होता था, उनको योद्धा बनने का ज्ञान होता था, उनको हर तरह से पूर्ण गुणवान बनाया जाता था, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज के संदर्भ में वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब तक हम अपने पास्ट से, जब तक हम अपने पूर्वजों की गाथाओं से बातें नहीं समझेंगे, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभव है, वो अनुभव से अगर हम सीख नहीं लेंगे, तो जैसे कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री विल नॉट रिस्पेक्ट देम, है ना। कि अगर आप अपने
अपने इतिहास से नहीं सीखोगे। तो तीनों चीज कि अपने प्राचीन इतिहास में जाके उनसे सीख लो। महिला सशक्तिकरण की अगर बात आपको समझनी है तो हमारी जो 5 कन्या हैं जिसमें द्रौपदी का भी नाम है, उनसे सीखो। और तीसरा, अपने हुनर और अपने ज्ञान को बराबर से बढ़ाओ ताकि हर तरह की परिस्थिति से आप सम्मान सहित सम्मानजनक तरीके से उभर सको। तीसरा प्रश्न है, यमुना की स्थिति काफ़ी चिंतनीय है और इसके प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? हाँ, बहुत इस समय के लिए बहुत ही कहते हैं कि समकालीन प्रश्न है। पहली बात आपको जानकर बहुत हैरानी होगी सभी को, मतलब जो लोग ने खाली यमुना को के बारे में बातें तो करते हैं लेकिन रिसर्च नहीं करी। दिल्ली की पूरी लेंथ है 48 किलोमीटर्स, यमुना यहाँ से निकलती है। रमना की पूरी लेंथ है 1776 किलोमीटर्स। तो 1376 किलोमीटर में 48 किलोमीटर की जो यमुना दिल्ली से बहती है, उससे 98% पोल्यूशन होता है। दिल्ली के आने से पहले यमुना पोल्यूटेड नहीं है, स्वच्छ है, लेकिन यहां आते ही उसका पोल्यूशन शुरू होता है और उसके बाद ये पोल्यूशन हमारा मथुरा, वृंदावन, हमारे जितने धार्मिक स्थल है उनको पोल्यूट करता है, उनको कहते हैं बिल्कुल ही मतलब खत्म कर देता है। वहां हम जल भी नहीं पी, आचमन भी नहीं कर सकते। इसके कारण ये हैं कि पहली बात आप जानो कि यमुना नाम की चीज एक चैनल तो आपको दिखता है, जल दिखता है, लेकिन वो जल यमुना जल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नल्ला का पानी उसमें डाला गया है। तो जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो उसका सारा पानी ले लिया जाता है और वो पानी ले जाके बांटने के लिए लिया जाता है। और यमुना का पानी इसके पहले जो है वो इरिगेशन के लिए बांट दिया जाता है। तो हम आपको थोड़ा ऊपर से बताएंगे, उत्तराखंड से सबसे पहले इस पे विध्वंस हुआ, वो एक डैम बना, काला पत्थर डैम। जो काला पत्थर डैम बना वो उत्तराखंड में बना और उस डैम में से जो पानी है वो लेके बिजली के लिए बना। ठीक है, हमारे यहाँ संस्कृति में कहते हैं कि भाई प्रकृति आपके इस्तेमाल के लिए है लेकिन आपके शोषण के लिए नहीं है, दोहन के लिए है। दोहन और शोषण में बहुत फर्क है। और दोहन शब्द हमारा आता है कि गाय के 4 थन होते हैं, तो वो 2 आप लो, 2 उसके लिए और उसके बच्चे के लिए छोड़ दो। तो हम दोहन करेंगे लेकिन हम शोषण नहीं करेंगे। तो वहां जो पानी लिया गया वो ज्यादा पानी लिया गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आके तेजा वाला डैम है जहां से इरिगेशन कैनाल्स के लिए पानी चला जाता है। अब उसके आगे आके बिल्कुल थोड़ा, सो पहला कारण जो यमुना की पोल्यूशन का है कि उसका जो फ्लो होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है पानी के, जल की, नदी के जल की, उसको आपने खत्म कर दिया। क्योंकि नल बहता पानी स्वच्छ ही स्वच्छ हो जाता है, स्वयं ही स्वच्छ हो जाता है। तो आपने वो उसका एक जो स्वच्छ रहने का जो उसका स्रोत है, वो उसकी स्पीड और वेलोसिटी वो खत्म कर दी। दूसरा उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ नदियों को हमारी तो वर्षा ऋतु की जगह है, वर्ष कहते हैं, भारत वर्ष कहते हैं, वर्षा से आता है। तो हमने नदी इस यहाँ के जल चैनल में उसका नदी का जो पालना है, जो चैनल है, उसमें इतना कीचड़, इतना पोल्यूटेड कचरा भेज दिया, जितना सुएज भर दिया है कि वो जब जल आता है, बारिश होती है, तो वो ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। अब ये ग्लास आपका देखिए, अगर इस ग्लास में मैं ऊपर तक, यहाँ तक कचरा भर दूंगी, मट्टी भर दूंगी और ऊपर से जल डालने की कोशिश करूंगी तो जल तो बिखर जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो यमुना के साथ ये हुआ है कि यहाँ तक उसका जल के उसका जो चैनल है उसमें कचरा भरा है। और किस बेवकूफ ने ये पॉलिसी बनाई कि आप अपने नदियों के या तालाबों के तल को साफ नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से उसका दूसरा स्रोत खत्म हो गया। तो ये हमारे 2 स्रोत। तीसरे स्रोत होता है हमारा यमुना। कोई भी नदी अपने आप को सोच सकती है कि हमारे यहाँ एक प्रथा है, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, जगह जगह पानी की सुविधा होती है। क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बारिश के लिए लगाते हैं कि भाई वर्षा होगी, फल मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन जड़ों से वो जल खींचते हैं। और जल का एक नियम होता है, साइंटिफिक नियम होता है कि वाटर ऑलवेज फाइंड्स इट्स लेवल। अगर इस लेवल पे पानी है तो वो इधर आएगा और इधर का ऊपर नहीं जाएगा पानी।
तो अगर जल यमुना का बेस ये है और हमारा वाटर लेवल जो है वो खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया तो पानी इधर जाएगा। तो हम प्लांटेशन तो कर रहे हैं, जल खींच रही है जल, लेकिन वो यमुना की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत जल है वो खींच रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर चला गया। तो 3-4 सोर्स जिससे यमुना या कोई भी नदी अपने आप को जीवित रखती है, उन सब पे हमने घात लगा दी। और हमसे कहा गया कि हम ये जो कचरा नाली का आता है इसको हम साफ करके जल नाली में डालेंगे। लेकिन हमने जब असेसमेंट करा तो ऑलमोस्ट 75% जो एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो वर्किंग नहीं है। वर्किंग भी है तो उनमें जो एक कुछ जो मशीनरीज लगती हैं, जो कुछ पार्ट्स लगते हैं, जो कि कंप्लीटली वो जो एफसी होता है उसको, जो हमारा फीकल वेस्ट होता है उसको क्लीन करता है, वो भी नहीं है उनमें। तो यमुना में जो पानी जा रहा है वो पोल्यूटेड पानी जा रहा है। तो यमुना की स्थिति इस समय पोल्यूशन में ऐसी है कि यमुना का अपना डीएनए जल उसमें नहीं है, और यमुना उसको कहना यमुना का अपमान करना है। आपने युवाओं को यमुना की सफाई से जोड़ा है, तो इसके लिए हमें युवाओं को पर्यावरण से जोड़ने के लिए क्या विशेष प्रयास करने चाहिए? क्या स्कूल के लेवल से उन्हें कुछ सिखाना चाहिए हमें, या करिकुलम में डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हाँ, देखिए करिकुलम में पर्यावरण को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ये नहीं जानेंगे कि उनकी आज की जिंदगी, आगे आने वाली जिंदगी सब पर्यावरण से जुड़ी है। अगर स्वच्छ पर्यावरण होगा, स्वच्छ जल होगा, तो इनके जीवन का कहते हैं कि आगे चल के ये भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक तो वो हो गया। अब इस समय जो स्थिति है, इतनी बदतर स्थिति है कि इस समय युवा क्या करे। तो हम लोग ने जो एक छोटा सा प्रयास करा कि दिल्ली, हर एक जगह, हर स्टेट में एक एनसीसी डायरेक्टरेट होता है, और हर स्कूल और कॉलेज के बच्चे ऑप्ट करते हैं। जैसे पहले स्काउट्स एंड गाइड होते थे, यूनिवर्सिटी में एनएसएस होता है, वैसे एनसीसी इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली एनसीसी इसलिए बना था कि वो आर्मी और पुलिस फोर्सेस, मतलब इन सब चीजों में बच्चों को ट्रेन करके उनको आगे बढ़ा सके। लेकिन इनका एक अच्छा कंपोनेंट है कि 20% फॉर सोशल सर्विस। तो हमने वो 20% को टैप करके, दिल्ली में करीब 46,000 एनसीसी कैडेट्स बच्चे हैं, हमने 25,000 को टारगेट करा, क्योंकि काफी बड़ी है। और हमने इनके साथ टॉक्स करे, उनको पहले यमुना की स्थिति के बारे में बताया और उनको ये समझाया कि आपके जीवन की लाइफ लाइन है ये। अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा और आसपास नहीं इसकी जागरूकता फैलाई, तो उसमें हमने पैम्फलेट्स बंटवाए, हमने उनसे नुक्कड़ नाटक करवाए जगह जगह जाके, जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे या मार्केट में और जगह जगह। और फिर उनको प्रोत्साहन दिया, एक उसका कॉटन का बैग दिया कि यमुना के पोल्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट जो कारण है, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट माइंडसेट आया उनका एक ही मकसद था कि भारतीय सनातनी जितने भी तीज त्योहार है उनको कंडेम कर दो हर चीज में। तो यमुना इसलिए दूषित हो रही है कि लोग उसमें जाके पूजा का सामान डालते हैं। अरे पूजा के सामान से यमुना नहीं दूषित हो रही है, खाली दूषित इसलिए हो रही है कि पूजा में हम क्या डालते हैं, तिल, चावल, दही, दूध, फ्लावर्स, यही तो डालते हैं, और तो हम कुछ नहीं डालते। वो हमारे हमारे यहाँ रीति बनी थी कि वो सब चीज यमुना के जीव जंतु के लिए या जल के जीव जंतु के लिए खाद्य पदार्थ होता था, और वो बायोडिग्रेडेबल होता था। लेकिन आज हमने क्या करा कि हम चावल और तिल भी डालने जाएंगे तो पहले हम उसको प्लास्टिक की पन्नी में लपेटेंगे, फिर डालेंगे, तो वो प्लास्टिक की पन्नी उसके लिए नुकसान करती है। तो ये जागरूकता फैलाई कि अगर आपको पूजा का डालना है तो आप प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप जब मार्केट जाएंगे तो आप थैले में सामान लेके आएंगे, आप प्लास्टिक की पन्नी नहीं लाएंगे। अखबार ले जाइए घर से, हर एक अलग अलग सब्जी अलग अलग अखबार में लपेट के ले आइए, थैले में डाल के लाइए। तो हमने करीब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3-4 लाख थैले बांटे और चारों तरफ जागरूकता फैलाई। लेकिन इससे काम, एक्चुअली हम जानते हैं कि आप कितना भी हल्ला कर लो, पॉलिसी तो सरकार लाएगी, एक्शन तो सरकार से करेगा। तो हम लोग ने एडवोकेसी शुरू करी
और उसमें हमने क्या करा कि ये पूरे एनसीसी कैडेट्स का ये जो यमुना का अभियान था, इसको एज अ पार्ट ऑफ एनसीसी का जो आरडीसी होता है, रिपब्लिक डे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जोड़ दिया। तो पूरे प्रोग्राम जो भी कल्चरल थे उनके एनसीसी के यमुना बेस्ड हो गए। और उससे क्या हुआ कि उसको प्राइम मिनिस्टर ने देखा, उसको एनसीसी आर्मी चीफ ने देखा, उसको वाइस प्रेसिडेंट ने देखा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने देखा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने देखा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यमुना से तो वोट नहीं मिलते। तो हमने कहा यमुना से वोट नहीं मिलते। अब हमने उस लाइन को पकड़ लिया और हम चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि अब कुछ हो ना हो, यमुना को एक मुद्दा बनाना है। तो हमने शहरी विकास मंत्रालय से बात करी, क्योंकि डीडीए आता है और पूरा दिल्ली का जो लैंड है वो तो अर्बन में है, स्टेट गवर्नमेंट के तो लिमिटेड पावर्स हैं, तो वहीं से होगा, और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से। तो हमने यही प्रयास करा युवाओं को जोड़ के, और हमने उनको बताया कि देखिए युवाओं की लाइफ का सवाल है, इसको आपने मुद्दा बनाना है। तो आगे चल के जो भी हुआ है, युवाओं को जोड़ के, युवाओं की मेहनत से ये हुआ है। हम लोग आइडियाज लेके जा सकते हैं, लेकिन उनको धरातल पे लाने के लिए हमें वो युवा चाहिए जो जानते हैं, समझ सकते हैं, सेंसिटिव हैं कि अगर यमुना नहीं तो हम नहीं। क्या आपको लगता है कि सांस्कृतिक रूप से जैसे हम नदियों को माता मानते थे, अगर उस विचार की दोबारा स्थापना की जाए तो पर्यावरण की सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारी मैंने पता से कहा पहले कि संस्कृति की जितनी भी हमारी रीति रिवाज हैं, वो प्रकृति से जल से जोड़ के बनाई। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जल हमारे साथ है, और हर हर चीज में। तो अगर हम एक प्रकृति को अगर हमें वापस अपने उसी नेचुरल, अपने प्राकृतिक रूप में लेके आना है, तो हमें अपने रीति रिवाजों को, अब जैसे कि हमारे यहाँ देखिए मथुरा में अभी भी कुछ भी हो जाए, उनके यहाँ अभी भी यमुना छठ होती है। कितने लोग जानते हैं कि यमुना छठ यमुना का जन्मदिन, यमुना अवतरण डे है? कितने लोग जानते हैं कि यमुना और यमराज का जो रिश्ता है, जिससे हमारी भाई दूज जाती है? तो ये उनको छोटी छोटी चीजों से हमने बच्चों को अपने, जिस दिन हमारा यमुना से रिलेटेड पर्व थे, एक हमने कार्यक्रम करा, यमुना को चुनरी भी पहनाई हमने। एक दिन क्या करा, ओखला में जाके, ओखला में एनसीसी का नेवल कैंप है, जहां वो उनको सिखाते हैं बोटिंग, लेकिन वहां नाव चल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने हमने कहा कि कैसे बना के रखा है आपने? बोले हम लोग क्या करें? तो हमने कहा कि चलो हम लोग कुछ करते हैं। तो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट से बच्चों के लिए नाव मंगवाई, और हमने यमुना जी के लिए कितने मीटर, आई थिंक 400-500 मीटर का हमने थान लिया, और उसको बच्चों को बोला कि चलो, हम लोग उनकी पैडल वैसी वाली इलेक्ट्रिक मोटर बोट से किसी तरह से हम लोग गए। तो बच्चों को यमुना हो की संस्कृति हो या हमारे रोज के रीति रिवाज हो, उनका साइंटिफिक बेसिस अगर समझा दिया जाए तो डेफिनेटली बच्चे इसमें जुड़ेंगे, और जब उसमें जुड़ेंगे तो हमारा वातावरण और हमारी प्राकृतिक जो पूरी व्यवस्था है वो संतुलन की तरफ आगे बढ़ेगी। जी। आपने पांडवकालीन इंद्रप्रस्थ पर काफ़ी शोध किया है, तो उसके आज क्या संकेत अभी भी प्राप्त होते हैं? हाँ, मैं इसको दो दो भाग में आपसे बताऊंगी। पहले ऐतिहासिक क्या क्या हमारे लैंडमार्क्स हैं यहाँ पे, संकेत जो हैं, जिन हमारे भूतल पे क्या है। सबसे प्राचीनतम जो हमारी जगह है वो है निगम बोध घाट। निगम बोध, निगम एक स्थान को बोलते हैं, बोध मतलब हमको ज्ञात हुआ। तो कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि लोग वेद को भूल रहे थे, तो वहां ऋषियों ने जब तप किया तो उनको फिर से, वो कहना चाहिए एक तरह से कि जब वो यहाँ पे इंद्र ने यज्ञ किया, ठीक है ना, तो उनको अपने वेद का ज्ञान याद आया कि देखिए हमारे यहाँ ना वातावरण को सफाई करने के लिए हमेशा यज्ञ होते हैं। आप घर को कहते हैं ना, घर शुद्ध हो जाएगा, तो अगर घर शुद्ध हो जाएगा तो वातावरण भी शुद्ध यज्ञ से ही होता है। हाँ, अलग अलग तरह की चीजें उसमें डालते हैं, आज भी रिसर्च चल रही है और रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। तो सबसे प्राचीनतम जगह निगमबोध घाट है, जहां पहले इंद्र ने यहाँ पे यज्ञ किए, और इंद्र ने तो कई जगह यज्ञ किए, और इंद्र यज्ञ से
उन्होंने प्रस्थ भर के दान दिया। तो प्रस्थ के दो मतलब होते हैं, एक होता है प्लाटू, धरातल, जो यमुना के किनारे, जो आरावली में धरातल था, प्लस 2 अंजलि भर के, मतलब 2 हाथ भर के आपने 48 बार जब एक दान होता है उसको प्रस्थ कहते हैं। तो इंद्र ने यहाँ पे दिया, तो वो जगह इसलिए महत्वपूर्ण है। सेकेंडली वो जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब युधिष्ठिर ने आज से 5200 प्लस साल पहले अपना राजस्वी यज्ञ किया था, चक्रवर्ती राजा बने थे, वहां किया एक स्थान तो वो है। उसके बाद आता है हमारा और प्राचीन स्थान है योग माया मंदिर, जो कि महरौली में स्थित है। तो महरौली में आपने सुना होगा और देखा भी होगा, एक लोहा स्तंभ है। वो लोहा स्तंभ कम्युनिस्ट ने तो सारी खिचड़ी मतलब हमारे इतिहास की बना दी है, और अंग्रेजों ने भी डेट्स वेट्स अपने हिसाब से कर दिए कि भाई 4000 बीसी के पहले तो कभी कुछ था ही नहीं। तो वो 900 बीसी का है, 900 बीसी का है। उसके पास ये एक मंदिर है, योग माया मंदिर। उनको, योग माया को कृष्ण और बलराम की बहन माना जाता है, और इसकी पुष्टि और होती है जब वहां एक इंस्क्रिप्शन मिली है, जो इंस्क्रिप्शन शंकर का नाम करती है। शंकर बलराम को भी कहते हैं, तो मथुरा से इसका लिंक, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह वो है। एक मंदिर है पुराना किला के अंदर, उसको कुंती मंदिर कहते हैं। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ तोड़ फोड़ शुरू करी थी, तब उनको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली थी कि पुराना किला के अंदर 2 मंदिर थे। तो उनमें से ऑब्वियसली एक मंदिर की इसकी तो लड़ाई चल रही है काफी दिन से, एएसआई के, मतलब एएसआई तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो 70s में जो पूरी दिल्ली का मुगलीकरण करने की बात हुई, तो एक इम्पॉर्टेंट मंदिर वो है। और इसके अलावा हमें इंस्क्रिप्शंस द्वारा मालूम पड़ता है कि जगह जगह कहाँ इंद्रप्रस्थ है। एक इंस्क्रिप्शन हमें मिली है जो आज का राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल, वहां एक सरबन विलेज है, वहां इंस्क्रिप्शन पर लिखा है कि ये इंद्रप्रस्थ। एक नारायणा की मिली है जहां लिखा है ये इंद्रप्रस्थ। ऐसे करके हमें जगह जगह मिली है। लेकिन वहां के जो किले हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी होगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे किले हैं इस समय। एक पुराना किला है, एक राय पृथ्वीराज का किला है, एक वो है वहां पे अनंगपाल का किला है महरौली जगह में, और फिरोज और तुगलकाबाद, ये सारे किले प्राचीन थे। इस पे आके जिसने जो जगह मिली वहां बैठ गया और उन्होंने अपना नाम, तो ये कोई सिटी नहीं थी, ये सारे इंद्रप्रस्थ राज्य के अलग अलग एरिया थे जो पांडवों के अंडर में थे, और इन्होंने इसको अपना बना के अपनी सुरक्षा के लिए एक छावनी बनाई, और अंग्रेजों ने उस छावनी को एक नगर का नाम दे दिया। तो कहते हैं ना दिल्ली में 5 नगर थे, 7 नगर थे, 9 नगर थे, वो सब गलत बातें हैं। तो हमें जो चिन्ह मिलते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग किताबों में मिलते हैं, और धरास्थल पे 2-3, और एक लोहा मंदिर, लोहा पुल के पास एक मंदिर है जिसको प्राचीन मंदिर कहते हैं। तो इंद्रप्रस्थ के समय के तो हमारे पास यही है। एक नोटिफिकेशन है हमारा, गैजेटेड नोटिफिकेशन है, जो ये कहता है कि अंग्रेजों ने पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ को सीमित, इन्होंने 1877 में एक मैप बनाया था बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स। वो मैप पूरा न्यू दिल्ली का इन्होंने बनाया था, और उस न्यू दिल्ली मैप को इंद्रप्रस्थ, जिसको उन्होंने आगे चल के इंपीरियल सिटी को बना रहे थे, लेकिन आगे चल के उसको न्यू दिल्ली बोला। तो उस मैप में इंद्रप्रस्थ मौजा या परगना नाम की एक जगह, मतलब उसको अंकित करा गया है, उसकी आबादी और उसकी कितना रेवेन्यू आता था वो सब। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि 2 मंदिर, 2 स्कूल हमें मिले, अभी तक 2 स्कूल मिले हैं। एक पुराना किला के अंदर था, उसको इन लोगों ने, एएसआई वालों ने, मतलब अंग्रेज नहीं कहूंगी, हमारे ब्राउन साहिब्स ने, मतलब कांग्रेस पार्टी ने जब पावर में आई तो वहां से हटा दिया, क्योंकि हमें वहां अपना ऑफिस बनाना है, और वो भी पंडारा रोड पे है, पांडव रोड, जो पंडारा रोड भी एक्चुअली पांडव रोड है, और बोलते हैं टेक्निकल एरर हो गया, वी को आर कर दिया। तो उन्होंने वहां पे एक मंदिर है। दूसरा एक मंदिर है जो जामा मस्जिद के पास है, तो वो भी इंद्रप्रस्थ मंदिर है। तो इंद्रप्रस्थ नाम से इसलिए नहीं है क्योंकि आज जैसे आपने कहा कि हम इसको एक मुगल सिटी जानते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? ये एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो तोड़ ताड़ हुई, जैसे मैंने कहा कि सारे किले ले लिए गए, उनको अपने नाम दे दिए गए। उसके बाद असली तोड़ ताड़ हुआ 1970s में, जब कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ।
तो इंदिरा गांधी को ऑब्वियसली चाहिए था वोट बैंक पॉलिटिक्स, इन्होंने जो लोग अपनी चाल है पॉलिटिक्स की, और उसकी वजह से उन्होंने आगा खान को इंडिया में इनवाइट किया। आगा खान का यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने इंटैक को स्टैब्लिश किया। इंटैक का पहला प्रेसिडेंट कौन बना? राजीव गांधी, जो कि एक पायलट थे, उनका कल्चर से दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन उनको बनाया गया। और एएसआई ऑब्वियसली उस समय एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में था। तो मौलाना आजाद, और आपको मालूम है कंटिन्यूस 5 मिनिस्टर्स मुस्लिम्स रहे, तो उसके तहत एक इनका प्लान बना, जिस प्लान में 2 बातें हुई। एक तो टेक्स्ट बुक्स को लेके हुई, उसकी भी एक अलग कहानी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन वो बाद में बताऊंगी। लेकिन इसका दिल्ली का, क्योंकि वो ऑल इंडिया का था, यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि जितने भी जगह थे, अगर आप 47 की फोटोज देखेंगे पूरी दिल्ली का, आपको कुछ नहीं मिलेगा जो आज आप देख रहे हो। ये सब इन्होंने रीबिल्ड करा है। और एक पॉलिसी जो मौलाना आजाद दे गए थे, जब सोमनाथ मंदिर का किस्सा चल रहा था, कि इनकी जगह रेनोवेट होंगी, इनकी जगह कंजर्व भी होंगी, रेनोवेट भी होंगी, लेकिन लेट एंशिएंट इंडिया लाई इन रूइंस, ये उनके वर्ड थे। तो हमारी जितनी भी जगह है उनको कुछ नहीं होगा। तो अभी एएसआई वाले क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, खुदाई करके 1-2 चीज निकली जो सब इधर उधर कर दिया और फिर बंद कर दिया, और अपनी रिपोर्ट निकालने में सालों लगा देते हैं। पुराना किलो में खुदाई हुई, अभी तक रिपोर्ट नहीं निकली है। तो मुगलई जो हम देख रहे हैं, ये पोस्ट पार्टीशन 1970 बाद का ये पूरा का पूरा प्रक्रिया हुई, जिसके अंदर यूनेस्को के नाम से ये साइट कर दो, यूनेस्को के नाम से, जैसे इन्होंने कुतुब वाला एरिया यूनेस्को कर दिया। अब जब यूनेस्को हो गया तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह हुमायूंस टूम, जो हमारे रिकॉर्ड कहते हैं कि वो हुमायूंस टूम नहीं है, हमारे रिकॉर्ड नहीं, मुस्लिम रिकॉर्ड्स कहते हैं। आईने अकबरी में लिखा है कि हुमायूंस टूम बना था किलोकरी में। अब किलोकरी कहाँ और निजामुद्दीन कहाँ? निजामुद्दीन तो किलोकरी के बहुत पहले बन गया था, हुमायूं के बहुत पहले बन गया था। तो अगर ये निजामुद्दीन में बना होता तो किताब में लिखा होता ना कि निजामुद्दीन में बना है। तो एनीवे ये सारा मुगलईकरण हम इसलिए देखते हैं बिकॉज ये करा गया, यहां तक करा गया कि दिल्ली वाज टू बी डिक्लेयर्ड वन सिटी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। उसको हमने 2014 में रोका, और यूनेस्को सिटी। सेकेंडली, पुराना किला का नाम दीन पना हो गया था डीडीए रिकॉर्ड्स में, उसको 3.5 साल तक लड़ाई लड़के उसको रोका। और इन्होंने अभी जो करा शाहजहानाबाद, मैंने कहा शाहजहानाबाद मतलब उसने तो यहाँ कोई सिटी नहीं बनाई, वो तो अपने आए, अपने लिए, अपने इसलिए आए क्योंकि उसको यहाँ पे अच्छा, जो उनकी ऐशो आराम की लाइफ थी वो यहाँ ज्यादा बेटर मिलती थी, आगरे से बेटर मिलती थी, इसलिए वो आए, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। तो उसको लेके भी हम लोग ने मास्टर प्लान को रोका। तो वो मास्टर प्लान भी होल्ड पे है। अभी रिसेंटली अब उसका रिवाइव हो रही है, परसों शायद मीटिंग हुई है पीएमओ से उसके बारे में, तो उसको भी हम लोग ने रोका। तो मुगलईकरण को रोकने के लिए, अगर हम रोक करने के बाद, हमें पुराने इंद्रप्रस्थ की जो अस्तित्व है उसको लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तो मैंने कहा 2-4 चिन्ह बचे हैं, लेकिन कहानियां तो बहुत हैं यहाँ पे। हेमूचंद ने अपने आप को पुराना किला में खड़े होके राजा डिक्लेयर करा था। उसने, अकबर था वहां आगरे में, उसकी आर्मी को यहाँ डिफीट करके उसने अपने आप को राजा घोषित करा। लेकिन फिर तो उनका जो तरीका होता है कि उन्होंने उसका सर कटवा के और खत्म कर दिया। तो एनीवे दुखद बातें हैं, लेकिन एक्चुअली सनातन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग हमें जानना होगा कि सनातन इटर्नल है, उसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। बस हमको अपनी शक्ति को बढ़ाना है कि हम उस शक्ति से उसको पुनः स्थापित करने के लिए इच्छुक हो जाए। आप काफ़ी समय से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने के लिए प्रयासरत हैं। इस आंदोलन के पीछे आपकी क्या भावना है और तर्क क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भावना तो यही थी कि अगर हमारा देश भारत है, इंडिया दैट इज भारत, अगर हम इसको भारत कहते हैं, तो भारत की सबसे प्राचीनतम, जीवंत, सस्टेनेबल आज के दिन में पूरी दुनिया में एक जगह है, राजधानी के रूप में, वो इंद्रप्रस्थ है। क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं को आप देखेंगे, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या कोई भी हो, सुमेरियन हो, जो भी हो, सब खत्म हो चुके हैं।
तो एक जीवन। नंबर वन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम जानेंगे जब इसका नाम इंद्रप्रस्थ कैसे पड़ा, एक यज्ञ से पड़ा, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश को इंद्र ने आह्वान किया और लोगों को आभूषण दान किए। मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से इस जगह की शुद्धिकरण हुई और इसकी स्थापना हुई। फिर श्री कृष्ण स्वयं, उन्होंने इसको पांडवों के लिए जगह चुनी और इसको एक इंद्रप्रस्थ राज्य, मतलब सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत बना के एक राज्य के लिए बनाया। तो एक तो ये हमारी इतिहास से की जड़ों का एक स्तंभ है। दूसरी बात, जब तक इसका नाम इंद्रप्रस्थ रहा, आप देखिए पूरे इतिहास देखिए कि राजा धेनु के पहले का इतिहास देखिए, कभी भी यहाँ पे कोई इस तरह का आक्रमण नहीं हुआ कि खून खराबा हो रहा है या हमको हमको मतलब बर्बाद करने के लिए कोई आया। हमसे व्यापार करने के लिए लोग आते थे, हमसे ज्ञान वर्धन के लिए आते थे, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इजिप्शियंस हो, तो कोई भी आते थे। तो इजिप्शियंस को मिस्र कहते थे, तो इसीलिए मिस्र नाम भी बहुत लोगों का इसलिए पड़ा है कि उनका मिस्र के साथ संबंध होते थे। अब राजा धेनु ने क्या करा, अच्छा ये जो स्तंभ की हम बात कर रहे थे, ये जो स्तंभ है ये एक स्टेबिलिटी का प्रतीक है, एक स्थिरता का प्रतीक है। राजा चंद्रदेव नाम के एक राजा ने इसको बनाया था, जिसमें वो अपना वंशज युधिष्ठिर से देते हैं। तो वो स्तंभ को उसने हिलाने की कोशिश करी, और जब उसने हिलाने की कोशिश करी तो उसकी जो कील थी वहां जैसे करा, तो वहां से एक हमारे जो नाग देव, हम लोग सर्प को तो वास्तु देव मानते हैं, वो उनको घायल हुए, रक्त बहा, और फिर उसको जब लगाने की कोशिश करी तो वो कीली ढीली हो गई। तो वो जो कील ढीली हो गई तो वो ठीक से लगा नहीं, उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़े। तब से एक उस एरिया का ढिल्लू की किल्ली ढीली, ढिल्लू की किल्ली ढीली हुआ। ये बात है समवेयर अराउंड 400-500 बीसी की बात है, नॉट एडी, बीसी की बात है। तब तक लोग मतलब इतना बुरी हालत नहीं थी भारत की। उसके बाद आप देखते हैं कि अलेक्जेंडर का आगमन होता है, और अलेक्जेंडर का जो वो जोग्राफर था टोलोमी, वो पहला हमको रेफरेंस मिलता है कि दिल्ली का भी नाम, इंद्रप्रस्थ, दोनों का नाम आता है। इसका मतलब है तब तक दिल्ली का नाम और धेनु की दिल्ली प्रचलित हो गया था। सो धेनु की दिल्ली किल्ली, दिल्ली किल्ली, दिल्ली किल्ली से दिल्ली बन गया। लेकिन वो एक लोकेलिटी थी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका जो पेट नेम होता है उससे आप ज्यादा जाने जाते हो, जबकि आपका रियल नेम लोग भूल जाते हैं। इंद्रप्रस्थ के साथ वही हुआ। उसके बाद हमारे पास विध्वंस शुरू हो जाता है। पहले सिंध गया, फिर आप तो जानते तरह तरह के हमारे ऊपर आक्रमण हुए, और कैसे घातक आक्रमण हुए कि हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। और जब किसी ने उनसे कहा कि आप ये सब मंदिर तोड़ दोगे तो क्या होता है, इनके तो दिमाग में सब कुछ है, इनके तो दिमाग में, फिर कंप्यूटर वर्ड तो उनको नहीं मालूम था उस समय, लेकिन इनके तो सब कुछ रटा पड़ा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। तो हम लोग ऐसे बुरे विध्वंस से गुजरे। तो इंद्रप्रस्थ नाम एक पॉजिटिव फील आया, एक सनातनी फील आया। लेकिन जो हमारे देश की विडंबना है कि हमारे ही देश के लोग ना समझी में या जानबूझ के समझ कर भी बदमाशी में बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे देश के लिए बुरा होता है, जिसके लिए घातक होता है। तो राजा धेनु ने भी अपने आप को बहुत बड़ा समझा, 30 मार का, कि मैं इसको तो यहां से यहां शिफ्ट करूंगा। उन्होंने भारत की स्टेबिलिटी को ही खत्म कर दिया। उसके बाद से भारत की स्टेबिलिटी पे जोर आया। तो मेरा जो तर्क है कि भारत का राजधानी इंद्रप्रस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ नाम एक सनातन है, एक प्रकृति से आया है, और एक कहते हैं कि पावन यज्ञ करके बना था। और उससे एक भारत का नाम पूरा विश्व गुरु की तरह जो दुनिया में फैला था, वो उस समय फैला था जब ये इंद्रप्रस्थ था। अब इसमें क्या हो रहा है, दिल्ली इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, डिस्ट्रॉयड एरिया। तो ये डिस्ट्रक्शन को हटाना है, तो हमें दिल्ली का नाम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही कॉमन चीज है, जो कम्युनिस्ट लोग कोई भी क्यों करेगा, आप कैलकाटा को कोलकाता कर सकते हो, आप मद्रास को चेन्नई कर सकते हो, आप बॉम्बे को मुंबई कर सकते हो। अभी अभी आपने केरला का नाम बदल दिया, तो यहाँ का नाम क्यों नहीं बदल सकते आप?
इसके लिए तो कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए वाह यहाँ ये है कि इन्होंने इतना ज्यादा मुगलईकरण करा था कि वो सोचते हैं कि अगर नाम बदल गया तो मुगलईकरण कहाँ जाएगा। हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति उतनी उदार है कि हमारी छत्र छाया में, इंद्रप्रस्थ की छत्र छाया में हम सबको समेट लेंगे जब तक कि आप विध्वंस नहीं करोगे। और विध्वंस को रोकने के लिए इंद्रप्रस्थ की छत्र छाया बहुत जरूरी है। वो सनातनी धार्मिक और ये धार्मिक स्थल है, दुनिया का एकमात्र एरिया जो धर्म की स्थापना के लिए, देखिए कुरुक्षेत्र का वॉर इसीलिए तो हुआ था कि उनको इंद्रप्रस्थ जबरदस्ती चाहिए था, और फिर जबरदस्ती चाहिए था तो वो लड़ाई होकर उन्होंने वापस उसको जीता। तो धर्म की विजय का ये एक प्रतीक भी है। तो धर्म की विजय का प्रतीक, सनातन धर्म की प्रतीक, स्थिरता का प्रतीक, इंद्र देवता ने जिसको स्थापित किया उसका नाम इंद्रप्रस्थ द्वारा होना मेरे ख्याल से स्वाभाविक है। और मैं ये मानती हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, अगर वो सेवा तीर्थ हो सकता है तो क्यों नहीं इंद्रप्रस्थ, डीडीए, दिल्ली विकास निगम या दिल्ली विकास परिषद का नाम इंद्रप्रस्थ तीर्थ विकास परिषद होना चाहिए। ब्राह्मण समाज की परंपरा ज्ञान अर्जन और समाज का मार्गदर्शन की रही है। इस व्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए आपके क्या प्रयास हैं? हो सकती नहीं है ना होगा कि ब्राह्मण शब्द कहां से आया। हमारे यहाँ हर एक शब्द का एक बहुत बड़ा महत्व है। ब्राह्मण आया जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्रह्मांड का ज्ञान क्या है कि प्रकृति कैसे चलती है, प्रकृति के नियम क्या हैं, प्रकृति के नियम हर एक जीव के लिए कैसे हैं, मनुष्य का मनुष्य के साथ, मनुष्य का प्रकृति के साथ, मनुष्य का जानवरों के साथ। तो प्रकृति का संतुलन है जिसको इस ज्ञान है तो वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा पॉजिटिव। हमारे सनातन धर्म देखिए आप तो सब हम जानते हैं कि हम लोग सर्विस, सबके लिए सुख, सबके लिए शांति, सबके लिए अच्छी हेल्थ हम लोग मानते हैं। तो ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारे यहाँ एक विडंबना है कि हम लोगों को, क्योंकि समाज में इतनी बुरी तरह से हम लोगों को बांटा गया है, और ये बांटा भी इसलिए दिया है कि कॉलोनियल जब यहाँ आए थे, ये थोड़ा सा इतिहास को समझना जरूरी है तो भी, क्योंकि ये चीज आम लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण वो है जो ज्ञान देता है, ब्राह्मण वो है जो ज्ञान दे के हम सबको आगे लेके चलता है। तो अगर वो ही नहीं रहेगा, जैसे इंजन ही नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो इंजन है वो पायलट है प्लेन का, वो ट्रेन का इंजन है, वो पूरे समाज का एक मार्गदर्शक है। तो ब्राह्मणों को अपने ज्ञान पे और अपनी परंपराओं को पहले विश्वास करना होगा, उसको और विकसित करना होगा, और फिर हमें एक साथ दूसरा काम ये करना है कि अंग्रेज जो एक बीज डाल गए, यू नो व्हाट इज हमारे यहाँ बड़ा फेमस हो गया है कि ये शेड्यूल कास्ट। अब शेड्यूल होता क्या है, अंग्रेज जब यहाँ आए हम लोग तो सब एंटरप्रेन्योर्स थे, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ अपना अपना सब काम करते थे, हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने सब काम करते थे, प्रोफेशनली हमारे वर्ण चार्ट चलते थे। उन्होंने कहा कि हमें इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, अब हम कैसे इनको चूज करेंगे, कौन कितना है। तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल मीन्स लिस्टिंग करी। हम कहते हैं ना आज के प्रोग्राम का क्या शेड्यूल है, जरा बताना आज का शेड्यूल क्या है। तो वो लिस्ट देखता है कि भाई आज इतने बजे ये है, इतने बजे ये है, इतने बजे ये है। उन्होंने शेड्यूल करा, तो वो जो शेड्यूलिंग करी उसमें उन्होंने लिस्टिंग करी कि भाई इतने कहार हैं, इतने लोहार हैं, इतने ये हैं, इतने वो, सबके उन्होंने लिस्टिंग करी। अब उसको एक इलेक्शन प्लॉय, क्योंकि हमारे इसके पहले तो कभी इलेक्शन होते नहीं थे, तो इसके बाद जब इलेक्शन प्रोसेस आया तो लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इनको डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का वो करते रहे। तो हमें समाज में पहले तो ये बात फैलानी है, समाज में लोगों को ये बताना है कि हम लोग में कभी भी भारतीय सनातन संस्कृति में ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। हाँ, हम लोग में ये था, जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे को छुओ मती, तो हमारे यहाँ तक था कि हमको शुद्धि रहनी है।
तो हम नहा धो के खाना खाएंगे। अब बिना नहाए हमारे किचन में कोई आ जाएगा तो हम नहीं खाना खा सकते। हमको अभी भी याद है, मैं छोटी थी, मेरी दादी जब खाना किचन में आती थी तो जब तक हम लोग नहा नहीं लेते थे, हम लोग उनकी एक लकीर लग जाती थी कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम जब नहाए नहीं हैं तो ऑब्वियसली जर्म्स हमारे ऊपर हैं। तो एक शुद्धिकरण का एक हमारा प्रोसेस था कि हमको नीट एंड क्लीन रहना है, तो हमारे रीति रिवाज वैसे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको नीचा देखते हैं या ऊंचा देखते हैं। और हमारे पूरा शरीर ही 4 वर्णों को इंगित करता है। ये हमारा जो ब्रेन है वो हमारा ब्राह्मण है, जो हाथ है हमारे क्षत्रिय है, जो पेट और थाई जो है हमारे वैश्य है, और हमारे पैर है हमारे शूद्र, जो लेग वर्क करते हैं। हमको हर एक इंसान को सब करना है, बस किसी किसी की डिग्री ज्यादा है, किसी की डिग्री कम है। तो हमें ब्राह्मणों से यही मेरी अपील है, और यही मेरी अपील क्या कहूंगी, मेरी उनसे यही मतलब स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अपनी अस्तित्व को पहचानिए, क्योंकि आपकी वजह से आज तक सनातन जिंदा है। आपकी वजह से सनातन का कहना चाहिए कि लेखन हुआ, प्रचार हुआ, और समाज को जोड़ने का कार्य हुआ। तो अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे, हमें एकजुट होके अपने गुणों को और अपने ज्ञान को एकत्र करके समाज को किस तरह से पुनः उस प्राचीन समय में जब हम सब एक दूसरे के पूरक बनते थे वो लेके आना है। ये ब्राह्मणों की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन हमें कहीं कहीं हम लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं इलेक्शन पर्पसेस के लिए कि उनसे हमें पहले अभी लड़ना है। तो जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट द यूजीसी के ऊपर कि ये सब परंपराएं गलत है, जिस तरह से हमको लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। बच्चे कॉलेज में स्कूल में पढ़ नहीं सकते, तो ब्राह्मणों को सतर्क भी रहना है और कहते चाहिए अपने प्रोएक्टिव भी रहना है। द्रौपदी महारानी आपके शोध का विषय रही हैं। उनके जीवन से यदि कोई आज की युवा महिलाएं कुछ सीख लेना चाहें तो वो आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट गुण उनका था हुनर को अवसर में बदलना। देखिए, वो एक रानी थी, और रानी होते हुए उसने एक और महारानी के यहाँ चाकरी करी। कैसे कर सकी? क्योंकि उसके पास एक हुनर उसने डेवलप करा, वो था केश सज्जा का। उसको बहुत प्रिय था। तो मेक योर हॉबी एंड मेक योर नॉलेज अ इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर ओवरकमिंग ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब हमारे जीवन में कभी भी ऊंच नीच आते हैं तो हमको अपने आप को सक्षम बनाना है। सक्षम बनाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। सक्षम बनाने के लिए हमें अपने और भी हुनर को डेवलप करना पड़ता है, जो द्रौपदी में बहुत था। और उसने उस समय जो 13 साल वनवास के बाद 12 साल वनवास के बाद 1 साल जो रहा, तो उसके सारे चारों सब पति लोग काम कर रहे थे। वो तो चाहती तो बैठी रहती, भाई मैं क्यों काम करूं, मैं तो औरत हूं, मैं क्यों काम करूं। लेकिन उसने भी बराबर से काम किया। तो अपने आप को न तो नीचा समझना है, और नीचा और किसी भी काम को ऊंचा नीचा नहीं समझना है। हर कार्य की अपनी एक महत्व होता है। और देखिए, हम अपने आप को नीचा नहीं समझेंगे, लेकिन हम दूसरे को भी नीचा नहीं समझेंगे। तो हम में जो हमारी सनातन की इतनी अच्छी अच्छी खूबियां हैं, अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास पहुंची नहीं है ये बातें। तो जो द्रौपदी का वही एक गुण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने हर परिस्थिति को एज अ अर्धांगिनी, वो चाहती तो अपने पिताजी के पास चली जाती, वो तो कहती है हम चले जाते, हमारे भाई मुझे लेने आया था, लेकिन नहीं, उसने एज अपनी अर्धांगिनी का होने का अपना वो निभाया, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर जगह उनका साथ दिया। तो ये हमारे युवाओं को सीखना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, और हर परिस्थिति को हैंडल करने के लिए अपने हुनर और ज्ञान को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। धन्यवाद।